Hello बच्चों, I am your biology educator Muskan Sharma and welcome to our YouTube channel Tiny Genes. I hope you all are doing well. This is the ninth lecture of chapter Molecular Basis of Inheritance. In the last lecture, we discussed about the process of replication, and in today's lecture, we are going to discuss about the process of transcription. So transcription वो प्रोसेस होता है जिसकी हेल्प से डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट किया जाता है या फिर हम बोल सकते हैं ट्रांसक्राइब किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम होता है जो कि इसमें पार्ट लेता है और हमारे डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करता है। तो अब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के लिए सबसे पहली चीज जो कि जरूरी होती है वो है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। वो चीज होती है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डीएनए का वो पार्ट होता है जो कि ट्रांसक्राइब किया जाता है। ठीक है, रीजन बीइंग पूरा डीएनए ट्रांसक्राइब नहीं होता है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जब हमने पैकेजिंग ऑफ डीएनए पढ़ी थी तब मैंने आप लोगों को बताया था कि डीएनए जो होता है उसकी पैकेजिंग होती है क्रोमेटिन में। ये क्रोमेटिन दो टाइप्स का होता है। एक होता है यूक्रोमेटिन which is loosely packed and the second one is heterochromatin which is tightly packed। तो जो ये euchromatin होता है जो कि loosely packed है ये होता है हमारा which is transcriptionally active। इसी को हम आरएनए में ट्रांसक्राइब कर सकते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इसी वजह से जरूरी होती है क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन वी हैव इज प्रोमोटर, जहां से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। Then we have our structural gene, डीएनए का वो पार्ट जिसको ट्रांसक्राइब किया जाता है which can be coded into protein, and then we have terminator sequence जिसको रीड करते ही आरएनए फॉर्मेशन का या फिर हम बोल सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। ठीक है, अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि डीएनए हमारा डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। दो स्ट्रैंड्स होती हैं लेकिन उसमें से सिर्फ एक स्ट्रैंड होती है यहाँ पे विच एक्ट्स एज अ टेम्पलेट। हमने जब डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस पढ़ा था उसमें मैंने बोला था कि दो स्ट्रैंड्स है, दोनों टेम्पलेट का काम करेंगी और दोनों की कॉम्प्लीमेंट्री नई स्ट्रैंड बनेगी। लेकिन जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है तो डीएनए की एक स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करती है और दूसरी को हम कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है इसके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा लेकिन कोडिंग स्ट्रैंड से आरएनए नहीं बनता है। तो इसके कुछ रीजंस होते हैं। पहला रीजन ये है कि एक रूल है दैट वन जीन वन प्रोटीन। एक जीन से सिर्फ एक प्रोटीन बनता है। अगर दो आरएनए बनेंगे तो हमें दो डिफरेंट सीक्वेंस के आरएनए मिलेंगे जिनसे दो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन एंड इन टर्न दो डिफरेंट प्रोटीन्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। पहला रीजन तो ये। दूसरा रीजन ये कि जब कभी भी इस तरीके से दोनों स्ट्रैंड से आरएनए अगर बना तो यहाँ पे इट विल फॉर्म अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए होगा तो वो भी बेस पेयरिंग कर लेगा। तो उसकी वजह से यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की फॉर्मेशन होती है ये हमारी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट एक मैकेनिज्म जिसको हम आरएनए इंटरफेरेंस या फिर जीन साइलेंसिंग बोलते हैं उसको एक्टिवेट कर देता है, जिसके बारे में डिटेल में हमें बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ना है। तो ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए फॉर्मेशन होती है इट एक्टिवेट्स डाइसर प्रोटीन। सेल के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है डाइसर प्रोटीन। ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए उस डाइसर प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है। अब ये जो डाइसर प्रोटीन है वो इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को छोटे टुकड़ों में काट देता है। ठीक है, which cuts this double stranded RNA into small interference RNA जिसको हम siRNA बोलते हैं।
and in turn silent the gene. जिससे कि ये जो जीन है ये साइलेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो रीजंस होते हैं जिसकी वजह से डीएनए की सिर्फ एक स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करती है, दोनों नहीं करती है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ भी हमारे डीएनए की दो स्ट्रैंड्स रहेंगी इस तरीके से। यहाँ पे अगर हमारे पास 5' है तो इधर 3' होगा, दूसरी स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होती है तो यहाँ पे 3' रहेगा और इधर होगा 5'। अब इसमें हमें डीएनए के सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे होगा हमारा प्रोमोटर सीक्वेंस, जिसको रीड करने के बाद, रिकॉग्नाइज करने के बाद हमारा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट करता है आरएनए पॉलीमरेज। और यहाँ पे होगा हमारा टर्मिनेटर सीक्वेंस। तो ये बीच वाला पोर्शन वो पोर्शन है प्रोमोटर और टर्मिनेटर के बीच में जो कि ट्रांसक्राइब किया जाएगा। इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। इस पोर्शन को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। अब ये डीएनए की दो स्ट्रैंड्स हैं, दोनों में से एक स्ट्रैंड इज टेम्पलेट, दूसरी इज कोडिंग स्ट्रैंड। जब मैंने न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था तभी मैंने बोला था कि डीएनए स्ट्रैंड की या फिर आरएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा रहती है फ्रॉम 5' टू 3'। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड का जो अटैक होता है वो इसी तरीके से होता है। तो अब इन दोनों स्ट्रैंड में अगर हम देखें तो पहली चीज तो ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम प्रोमोटर टू टर्मिनेटर चलेगा, तो इन दोनों में से सिर्फ नीचे वाली स्ट्रैंड ही ऐसी है जिसके कॉम्प्लीमेंट्री 5' टू 3' इस डायरेक्शन में बन सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो हमारी नीचे वाली स्ट्रैंड है इट्स द टेम्पलेट स्ट्रैंड, और जो ऊपर वाली स्ट्रैंड है इसको हम बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है हमारी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का। अब हम बात करते हैं मोनोसिस्टोनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की। ये जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मैंने आप लोगों को बताया है इसके अंदर एक सिंगल स्ट्रक्चरल जीन है। ऐसी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स जिनके अंदर एक सिंगल स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होती है उनको हम मोनोसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलते हैं। उनको हम बोलते हैं मोनोसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। Monosystonic transcription unit are the transcription unit containing a single structural gene. जो कि हमें यूकैरियोट्स के केस में देखने को मिलती है। दूसरा, अगर एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट है एक ही ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में तो उसको हम बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। पॉलीसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो कि हमें देखने को मिलती है प्रोकैरियोट्स के केस में। So it's containing more than one structural gene. इसको हम पॉलीसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलते हैं। तो इस तरीके से दो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हमारे पास होती है। अब हम लोग मूव करते हैं ऑन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में तीन फेजेस होते हैं।
फेजेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में टोटल 3 फेजेस होते हैं, विच आर फर्स्ट वन इज इनिशिएशन, second we have is elongation, and the third we have is termination. So वन बाय वन हम तीनों फेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है इनिशिएशन। आरएनए डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस का यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस का इनिशिएशन तब होता है जब हमारा आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के ऊपर मूव करना स्टार्ट करता है। मूव करना स्टार्ट करता है और वो प्रोमोटर सीक्वेंस को रीड करता है। जैसे ही वो प्रोमोटर सीक्वेंस को रीड करेगा उसे पता चलेगा कि यहाँ से मुझे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट करना है और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है। यानी कि इनिशिएशन में क्या होगा, जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज will recognize the promoter sequence, और जैसे ही ये प्रोमोटर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा, एक फैक्टर होता है जिसको हम सिग्मा फैक्टर बोलते हैं, वो इसके साथ बाइंड कर जाता है, विच इज नेसेसरी फॉर द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे सिग्मा फैक्टर सिग्मा फैक्टर बाइंड्स टू इट, क्योंकि वो जरूरी है। ठीक है, एज इट इज रिक्वायर्ड फॉर इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस इनिशिएट होगा, हमारा वन बाय वन पॉलीमर जो न्यूक्लियोटाइड है वो ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि होगा एलोंगेशन के प्रोसेस में। सो एलोंगेशन के प्रोसेस में हमारा जो आरएनए है वो दो फंक्शंस करेगा। जब हमने रेप्लिकेशन का प्रोसेस पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि एंजाइम हेलिकेज होता है जो कि डीएनए को अनवाइंड करता है। ठीक है, डीएनए की अनवाइंडिंग करता है। लेकिन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए तो यहाँ भी है, यहाँ पे तो हेलिकेज एंजाइम नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे डीएनए को पूरा अनवाइंड नहीं किया जाता है, डीएनए की लोकल अनवाइंडिंग होती है। लोकल अनवाइंडिंग यानी कि जिस जगह पर आरएनए पॉलीमरेज अभी काम कर रहा है, डीएनए को वो वहां से अनवाइंड कर देगा, लाइक दिस। ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, और अगर इस जगह पर हमारा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया है, यहाँ पर अगर हमारा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया है, तो ये जिस जगह पर अभी काम कर रहा है सिर्फ उसी जगह से डीएनए की लोकल अनवाइंडिंग करेगा, यानी कि इन डबल स्ट्रैंडेड बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा। ठीक है, सिर्फ इसी जगह से डीएनए की अनवाइंडिंग करेगा, ताकि यहाँ पे हमारा आरएनए पॉलीमरेज मूव कर सके और काम कर सके। इस तरीके से। दूसरा, इनिशिएशन के प्रोसेस में यहाँ पे इसके साथ आके बाइंड होता है हमारा सिग्मा फैक्टर, जो कि इसकी फंक्शनिंग के लिए जरूरी होता है। तो इन द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन आरएनए पॉलीमरेज दो फंक्शंस करेगा। आरएनए पॉलीमरेज दो फंक्शन करेगा, एक तो लोकल अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, दूसरी चीज ये न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने का काम करेगा। ठीक है, ऐड आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स, ऐड न्यूक्लियोटाइड्स complementary to template
डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा रेप्लिकेशन का प्रोसेस चलेगा। दूसरा, ड्यूरिंग एलोंगेशन जो सिग्मा फैक्टर था वो रिमूव हो जाता है। सो ड्यूरिंग elongation the sigma factor gets removed। तो जो सिग्मा फैक्टर है वो रिमूव हो जाता है जब elongation का प्रोसेस चल रहा होता है। तो ये तो बात थी हमारी elongation की। अब आता है हमारा थर्ड और फाइनल फेज विच इज टर्मिनेशन। टर्मिनेशन के प्रोसेस में जब हमारा आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है एज द आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज टर्मिनेटर सीक्वेंस, एक रो फैक्टर आके इसके साथ बाइंड कर जाता है। ठीक है, रो फैक्टर binds to it and terminates the process of ट्रांसक्रिप्शन। तो कुछ इस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हमारा पूरा होता है। इसके बाद अगली चीज यहाँ पे आती है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलती है सिर्फ यूकैरियोट्स के केस में, प्रोकैरियोट्स के केस में नहीं होती है। रीजन बीइंग प्रोकैरियोट्स का डीएनए, आरएनए सब कुछ साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स उनका डीएनए साइटोप्लाज्म में नहीं होता है, न्यूक्लियस में होता है और आरएनए बन के साइटोप्लाज्म में जाता है। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं which can digest आरएनए, इसीलिए उसको साइटोप्लाज्म में भेजने से पहले उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं ताकि जब हमारा साइटोप्लाज्म में आरएनए पहुंचे तो वो डाइजेस्ट ना हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए आरएनए की कैपिंग और टेलिंग की जाती है। दूसरा यहाँ पे होता है एक प्रोसेस जिसको हम स्प्लाइसिंग बोलते हैं, यानी कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में तीन चीजें आएंगी हमारी। तो फर्स्ट वन वी हैव इज स्प्लाइसिंग, सेकंड इज कैपिंग एंड थर्ड वी हैव इज टेलिंग। तो जो स्प्लाइसिंग का प्रोसेस है ये क्यों किया जाता है? जो आरएनए हमारा बनके हमें मिला है ना उसको हम एचएनआरएनए बोलते हैं। एचएनआरएनए मीन्स हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। हेट्रोजीनस इसलिए क्योंकि ये जो आरएनए हमें बनके मिला है इसमें दो चीजें हैं, एक तो एक्सोन्स और दूसरी है इसमें इंट्रोन्स। एक्सोन्स आर द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए या फिर आरएनए एंड इंट्रोन्स आर द नोन कोडिंग सीक्वेंस, जिनका कोई सिग्निफिकेंट फंक्शन अभी तक नोन नहीं है। तो हमें हमारे आरएनए में सिर्फ एक्सोन्स चाहिए, इंट्रोन की जरूरत नहीं है, इसीलिए इन इंट्रोन्स को कट करके हटा दिया जाता है और उसी प्रोसेस को हम स्प्लाइसिंग बोलते हैं। इस स्प्लाइसिंग के प्रोसेस में एक एंजाइम होता है जो कि ये काम करता है जिसको हम स्प्लाइसोसोम बोलते हैं। ठीक है, इस एंजाइम का नाम होता है स्प्लाइसोसोम। ये स्प्लाइसोसोम करता क्या है? कट एंड रिमूव्स इंट्रोन्स एंड लाइगेट एक्सोन्स। एक्सोन्स को ये आपस में जोड़ देता है, रिमूव इंट्रोन्स को कट करके हटा देता है। अब ये प्रोसेस ये कैसे करता है? लेट सपोज ये हमारा एचएनआरएनए है जिसमें ये ब्लू कलर से मैं बना रही हूँ इंट्रोन्स और व्हाइट से बनी हुई है एक्सोन्स। इस तरीके से अलग अलग मैनर में ये यहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है एक्सोन्स और इंट्रोन्स। जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से अल्टरनेट मैनर में होती है।
अलग अलग मैनर में होती है। तो ये जो हमारा डीएनए है इट इज एच एन आर एन ए, सॉरी आरएनए है, इट इज एच एन आर एन ए, जिसमें हमारी एक्सोन्स भी हैं प्लस इंट्रोन भी है। ये एक्सोन है और ये हमारी इंट्रोन है। तो अब ये एंजाइम्स लाइसोसोम करेगा क्या? सबसे पहले इन इंट्रोन्स की फोल्डिंग करेगा ताकि जो एक्सोन्स है वो थोड़ा पास पास आ जाए और इंट्रोन्स को कट करके रिमूव करना थोड़ा आसान हो जाए। कुछ इस तरीके से ये इनकी फोल्डिंग कर देगा। फोल्डिंग मतलब इनको जरा सा टर्न करेगा। अब ये करने से हुआ क्या, हमारी एक्सोन्स थोड़ा पास आ गई, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, अब अगले स्टेप में इन इंट्रोन्स को यहाँ से कट करके रिमूव कर देगा और इन एक्सोन्स को आपस में ज्वाइन कर देगा, जिससे कि फाइनली हमारा बनके हमें मिलेगा mRNA, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है हमारा स्प्लाइसिंग का। अब हमने स्प्लाइसिंग तो कर दी, जो सीक्वेंसेस हमें नहीं चाहिए थे वो हमने कट करके निकाल दिए। अब अगले दो स्टेप्स की बारी है, विच इज कैपिंग एंड टेलिंग। सेकेंड स्टेप हमारा है कैपिंग। कैपिंग की जाती है 5 प्राइम एंड पे। अब हमें पता है सिर तो आरएनए का 5 प्राइम एंड ही है, सो कैपिंग इज डन ऑन 5 प्राइम एंड। कैसे की जाती है? यूजिंग जीटीपी, ठीक है। यहाँ पे एक मिथाइलेटेड जीटीपी यूज किया जाता है। जीटीपी के 7th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगाया जाता है। सो यूजिंग 7 मिथाइल guanosine ट्राइफॉस्फेट, दैट इज 7 जीटीपी, ठीक है। और थर्ड स्टेप हमारा होता है टेलिंग का, जिसमें 3 प्राइम एंड पे, इट इज डन एट 3 प्राइम एंड, क्या किया जाता है? 200 से 300, 200 to 300 एडिनाइल रेजिड्यूज आर एडेड। यानी कि जब हमारा डीएनए, जब हमारे आरएनए की प्रोसेसिंग हो जाएगी, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन हो जाएगी, तो वो कुछ इस तरीके से लगेगा। ये जो हमारा mRNA था, इसका ये है 5 प्राइम एंड और ये है 3 प्राइम एंड। तो 5 प्राइम एंड के ऊपर हमने इसको एक कैप लगा दी जीटीपी की, 7 मिथाइल जीटीपी की, और जो इसका 3 प्राइम एंड है वहां पे हमने एक पोली ए टेल लगा दी है इसके लिए, इस तरीके से 200 से 300 एडिनाइल रेसिड्यूज हमने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें आरएनए मिलेगा, mRNA, आफ्टर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। इस पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की प्रोकैरियोट्स के केस में कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट प्रेजेंट नहीं होते हैं। दूसरी चीज, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स के केस में देयर इज अ सिंगल आरएनए, एक आरएनए पॉलीमरेज होता है जो कि कोड करता है तीनों तरीके के लिए, तीनों तरीके के आरएनए के लिए, आरआरएनए, mRNA, टीआरएनए, तीनों आरएनए के लिए, ठीक है। तो ये आरआरएनए दैट इज राइबोसोमल आरएनए, mRNA दैट इज मैसेंजर आरएनए एंड टीआरएनए, तीनों के लिए कोड करता है। लेकिन अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, यूकैरियोट्स के अंदर 3 अलग अलग टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट आरएनएज के लिए कोड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3, ये 3 तरीके के आरएनए पॉलीमरेज हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि कौन सा आरएनए पॉलीमरेज किसको कोड करता है, तो जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है, आरएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है ये ट्रांसक्राइब करता है हमारे आरआरएनए को, ठीक है। आरआरएनए दैट इज राइबोसोमल आरएनए। कौन से आरआरएनए? 28S, 18S एंड 5.8S, ठीक है। अब ये 28S, 18S, 5.8S क्या है? हमारा जो राइबोसोम होता है उसकी 2 सब यूनिट होती है, ठीक है। एक लार्जर सब यूनिट, एक स्मॉलर सब यूनिट, और वो और छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनी हुई होती है। तो ये वही सब यूनिट्स हैं उसकी। उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज 2 की अगर हम बात करें,
तो आरएनए पॉलीमरेज 2 यहाँ पे कोड करता है सिर्फ एमआरएनए के लिए, दैट इज मैसेंजर आरएनए के लिए, या फिर हम इसको बोलेंगे एचएनआरएनए। रीजन बीइंग हमारा बन के तो एचएनआरएनए ही तैयार होता है, एमआरएनए तो प्रोसेसिंग के बाद बनता है, ठीक है। और फिर हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज 3 होता है, इट कोड्स फॉर टीआरएनए। दूसरा 5s आरआरएनए बनाता है ये, ठीक है। साथ ही साथ एसएनआरएनए स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। इन चीजों के लिए जो एंजाइम होता है जो कि एक्ट करता है यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन में, वो होते हैं ये आरएनए पॉलीमरेज 3। तो ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन में हमें देखने को मिलते हैं। पहला डिफरेंस इज कि प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है, एंड इन केस ऑफ यूकैरियोट्स वी हैव मोनोसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। दूसरा डिफरेंस, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट नहीं होते हैं जो कि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। तीसरा डिफरेंस, प्रोकैरियोट्स के केस में ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं होती है, लेकिन यूकैरियोट्स के केस में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होती है। फोर्थ डिफरेंस, यूकैरियोट्स के अंदर हमारे पास एचएनआरएनए की फॉर्मेशन होती है जिसमें एक्सोन और इंट्रोन दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। प्रोकैरियोट्स में सीधा एमआरएनए की फॉर्मेशन होती है जिसमें सिर्फ कोडिंग जीन्स प्रेजेंट होती है। तो ये हमारा प्रोसेस रहता है ट्रांसक्रिप्शन का। ट्रांसक्रिप्शन के बाद अगला स्टेप आता है ट्रांसलेशन, जिसमें आरएनए को यूज करके प्रोटीन बनाया जाता है, जो कि हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो प्लीज ड्रॉप योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक and share this video. Thank you so much for watching the video.